गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल क्लाथ। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, पता ही है आपको, लास्ट की 3 वीडियो में हमने चैप्टर शुरू कर रखा है मैंने, यूरोप में समाजवाद और फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो हम कहाँ पर आए हुए थे? पिछली वीडियो में हमने किया था कि किस तरह से यूरोप में 1917 में क्या होती है, क्रांति होती है और बोल्शेविक दल की वहाँ पर सरकार बनती है। पहली बार यूरोप की किसी कंट्री में समाजवादी या साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। तो अब बात आती है भी, अक्टूबर 1917 में क्रांति होगी। ठीक है, उन अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव और एट लास्ट बोल्शेविकों की क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्रांति होती है अक्टूबर 1917 में। उसके बाद अक्टूबर के बाद क्या बदला? अभी क्रांति होगी रूस में। ठीक है, भी अब अक्टूबर के बाद भी जब बोल्शेविकों का वहाँ पर क्या हो गया, दबदबा हो गया, बोल्शेविकों की सरकार बन गई, तो चेंज क्या है वो हमारा टॉपिक है। तो बोल्शेविक थे जो, वो क्या थे? निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। पता ही है आपको, मैंने कल भी आपको अप्रैल थीसिस के बारे में बताया था कि लेनिन की मांग क्या थी, भी निजी संपत्ति को छीन कर उन लोगों से सब में बांटा जाए। ठीक है, ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का, ये भी दूसरी मांग यही थी कि बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, और जो भूमि है उसको भी बांट दिया जाए, उनका स्वामित्व और प्रबंध सरकार के नियंत्रण में आना चाहिए। तो ऐसा 1917 तक हो चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। ठीक है, शहरों में बोल्शेविकों ने क्या किया, मकान मालिकों के लिए भी, जिनके बड़े बड़े घर थे ना, उनके रहने की जगह छोड़कर, पर्याप्त जगह छोड़कर बाकी जगहों को ज़रूरतमंदों में क्या कर दिया, बांट दिया। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर भी जिन्हें जन्मजात अधिकार दिए हुए थे, बताया था पहले भी, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था जो उन्हें कर देने की छूट थी। ठीक है, तो उन्हें ना ही कोई धार्मिक कर देने पड़ते थे, वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 1918 में परिधान प्रतियोगिता, एक ड्रेस कंपटीशन रखा, और जो ये साम्यवादी रूस था ना, समाजवादी रूस था, इसके लिए एक टोपी का चुनाव किया गया, रूसी सोवियत टोपी, जिसे बुदियोनका कहा जाता था। तो इस तरह से क्या होता है, वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। देखिए बच्चों, आप इस बुक में देख भी सकते हैं, एक कैप ओढ़े हुए सोवियत टोपी इस तरह से। तो इस टोपी का क्या किया था, चयन किया गया, जो क्या थी, साम्यवादियों का प्रतीक चिन्ह थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो बोल्शेविक पार्टी है, कल भी बताया था आपको कि 1917 में इसका नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। और संविधान, जब 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए, तो इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला था। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और लेनिन ने क्या किया, असेंबली बर्खास्त कर दी। उसका क्या मत था, भी जो ये चुनाव हुए हैं ना, ये अनिश्चित परिस्थितियों में हुए हैं, तो असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक थी। वहाँ पर क्या थी, दूसरी जो संस्था थी वो ज़्यादा क्या थी, मजबूत थी। तो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक क्या करते हैं, ब्रेस्ट लिटोस्वर्क में जर्मनी से संधि कर लेते हैं, और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी भारतीय में भी आगे, मतलब कि जो चुनाव होते हैं ना, आने वाले, धीरे धीरे उन्होंने कहने का अर्थ किया कि अपनी स्थिति मजबूत की, और आगे आने वाले चुनाव में क्या हुआ, केवल एक ही पार्टी वहाँ पर रह जाती है, कौन सी, बोल्शेविक, यानी कि रूस में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, रूस में बोल्शेविकों की जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो जाती है। उसके बाद बात आती है गृह युद्ध, भी बोल्शेविकों की सरकार आ गई, लेकिन कुछ लोग ना बोल्शेविकों से अभी भी संतुष्ट नहीं थे, तो रूस के अंदर क्या हो जाता है, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गृह युद्ध आपको पता ही है, गृह युद्ध यानी कि अपने ही देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाना। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग बोल्शेविकों से क्या है, संतुष्ट नहीं थे, तो वो उनका आपस में क्या चलता था, द्वंद्व चलता था। तो इस तरह से यूरोप की जो रूस की स्थिति है वो क्या थी, दयनीय होती चली गई थी। उसके बाद हमारा आता है इसमें कि समाजवादी समाज का निर्माण, भी जो ये रूसी थे, मतलब कि इन्होंने क्या किया, या बोल्शेविक तो ये जो साम्यवादी संस्था थी, इन्होंने क्या किया, किस तरह से समाजवादी समाज का निर्माण किया। ये पहले भी आया था, अब फिर वही बात है कि गृह युद्ध के दौरान
मतलब कि गृह युद्ध देश में चल रहा था, लेकिन इस दौरान जो समाजवादी थे वो निर्माण कर रहे थे समाजवादी समाज का, साम्यवादी समाज का। इसमें क्या क्या था, वही बात पहले वाली कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, शासन के लिए केंद्रीकृत योजना लागू करना। भाई पंचवर्षीय योजनाएं उन्होंने लागू की, और पहली जो 2 योजनाएं थी ना पंचवर्षीय कि 5 साल के लिए कोई प्लानिंग करना, ठीक है, देश के लिए, उसमें किस पर जोर दिया गया, उद्योग धंधों पर भी आर्थिक विकास किया जाए। लेकिन उस आर्थिक विकास के चक्कर में क्या हुआ, लोगों की जो कार्य स्थितियाँ थी, मतलब प्रेशर ज़्यादा हो गया काम करने का, वो ज़्यादा खराब होने लगी। उसके बाद इन्होंने एक और काम क्या किया था कि विस्तारित शिक्षा व्यवस्था, भी एक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की। कैसी कि जो फैक्ट्रियों में काम करती थी ना लेडीज़, उनके बच्चों के लिए खास इंतजाम किए। फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ यानी कि बच्चों की आंगनबाड़ी जिसको हम बोलते हैं, उस तरह से वो विद्यालय खोले गए ताकि उनके बच्चे क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान, भी मजदूर ताकि रह सके अच्छे से। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकार के पास इतने साधन नहीं थे कि वो सभी लोगों को संतुष्ट कर सके। कहने का अर्थ क्या है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस समाजवादी सरकार से क्या है, संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये तो था लेनिन के नेतृत्व में, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद स्टालिनवाद और सामूहिकरण की नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। भी जब लेनिन ने खेती का सामूहिकरण किया, भी बड़े बड़े जमींदारों से जो उनकी ज़मीनें थी वो छीन ली और क्या कर दिया, निजी यानी कि लोगों में बांट दिया, और फिर वो प्रॉफिट अपना बांट लेते थे। तो इससे क्या हुआ, गड़बड़ी पैदा होगी कि बहुत से लोग क्या है वो इकट्ठे होकर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उसके बाद ये लेनिन का क्या है, मतलब वंशज आप कह सकते हो, उत्तराधिकारी कह सकते हो, स्टालिन, ठीक है, कि लेनिन की मृत्यु के बाद इसने कार्यभार संभाला रूस में क्या करने का, सामूहिकीकरण करने का। तो इसने क्या किया, 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में क्या हो गया, अनाज का भारी संकट पैदा हो जाता है। तो सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। लेकिन जो किसान थे ना, वो उस कीमत पर जो सरकार ने तय की थी उस पर बेचना चाहिए चाहते थे। तो जमाखोरों ने क्या किया, अनाज के स्टॉक कर लिए, भी जब अनाज की कमी हो जाएगी ना तब हम बेचेंगे। लेकिन जो स्टालिन है इसने क्या किया, उन बड़े बड़े जो मतलब कि ये संपन्न किसान थे, इन पर क्या किया उन्होंने, मतलब कि छापे मारे और उनसे वो जो अनाज था वो लिया और वितरित किया समाज में। इसमें ये जो 1928 में पार्टी के सदस्यों ने, जो समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने क्या किया, अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया, भी जहाँ जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गेहूँ पैदा होता है। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा, ज़बरदस्ती, जो किसान नहीं दे रहे थे उस समर्थित मूल्य पर ज़बरदस्ती उन्होंने अनाज खरीदा। और कुल्कों के ठिकाने, कुल्लक मैंने आपको बताया संपन्न किसान थे जो उनको कुल्लक कहा जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनसे भी उन पर उनके ठिकानों पर छापे मारे, ठीक है, और फिर क्या हुआ, उनसे वो अनाज लेकर जो सामाजिक या मजदूर वर्ग थे या जो लोग थे उनके अंदर वितरित किया। इस तरह से सामूहिकीकरण की इन्होंने क्या की, प्रक्रिया की। बड़े बड़े कृषि फार्मों की स्थापना की। वही सारी बातें आ रही हैं बार बार, जो भूमि थी उसको क्या कर दिया, बांट दिया। सामूहिक खेती की एक मतलब कि बड़े बड़े कोई बड़ा सा कृषि फार्म है, उसके ऊपर 10 या 15 लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठे मिलकर खेती कर रहे हैं। जो प्रॉफिट होता है उसे वो क्या कर रहे हैं, फिर आपस में बांट रहे हैं। तो इस तरह से जो लेनिन था उसने क्या किया, सामूहिकीकरण का कार्य किया। तो यहाँ इस तरह से वहाँ पर जो समाजवादी सरकार है वो क्या होती है, अपने मतलब कि जो उनकी स्थिति है उसको मजबूत बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है लास्ट, की रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक, भी जो रूसी क्रांति हुई और उसके बाद जो वहाँ पर समाजवादी सरकार यानी कि सोवियत संघ बना, उसका वैश्विक प्रभाव यानी कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ये ध्यान से सुनिए कि बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कश के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद भी, रूस की क्रांति को देखकर कि मजदूरों ने किस तरह से रूस में क्रांति की, जार को उसकी गद्दी से उतारा, अन्य देशों में भी क्या हुआ, उनके अंदर भी जागृति आई। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं आप भारत के अंदर ही कि किस तरह से भारत ने रूसी क्रांति से क्या ली, प्रेरणा ली, और फिर भारतीयों ने भी अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संग्राम था उसको तेज कर दिया।
तो उसके बाद धीरे धीरे जो अन्य देश थे यूरोप के, जैसे कि इंग्लैंड है, वहाँ पर क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके अलावा बहुत सारे देशों ने भी मतलब कि जो इनका इंटरनेशनल जो संस्था थी उसको अपना लिया। ठीक है, कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा भी, यूनिवर्सिटी थी इनकी कम्युनिस्टों की, वहाँ पर क्या दिए, शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान हो रही। प्रथम विश्व युद्ध में स्थिति क्या थी कि 1917 तक कहीं पर भी समाजवादी सरकार नहीं थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में स्थिति क्या थी, बिल्कुल उलट थी कि दूसरे विश्व युद्ध तक साम्यवाद या सोवियत संघ एक क्या पा चुका था, एक बहुत अच्छा मुकाम, यानी कि उसकी हैसियत मिल चुकी थी, उसे पहचान मिल चुकी थी। लेकिन आगे के 50 सालों तक देश के भीतर यानी कि रूस के लोग ही समझ चुके थे कि जो सोवियत संघ की शासन शैली है रूसी क्रांति के आदर्शों के भी, जिस जहाँ से रूसी क्रांति शुरू हुई थी ना, ये जो आगे जो भी मतलब की प्रक्रिया चल रही है वो रूसी क्रांति के अनुरूप नहीं है। तो विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, एक पिछड़ा हुआ, लेकिन इसके विपरीत एक पिछड़ा हुआ देश हमने देखा 1917 से पहले रूस पिछड़ा हुआ देश था बिल्कुल, उसके उद्योग और खेती विकसित कि वो एक महाशक्ति बन चुका था, गरीबों को भोजन मिल रहा था। लेकिन अब क्या था, वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के भी, जो भी विकास हो रहा था वो सरकार क्या कर रही थी, दमनकारी नीतियाँ अपना रही थी और फिर उनको लागू कर रही थी। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की कि धीरे धीरे क्या हुआ, सोवियत संघ की प्रतिष्ठा कम होती चलेगी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के, लेकिन वहाँ के लोग एज इट इज़, जैसे कि उनकी मतलब कि उनमें ही था वो कि वो समाजवाद से प्रेरित थे, वो शुरू से ही समाजवादी थे, तो वो उसका सम्मान करते थे। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विभिन्न प्रकार के जो व्यापक थे वो पुनर्विचार भी, जो विचार थे ना, उनको दोबारा से विचार किया गया भी क्या समाजवाद देश के लिए उचित है या नहीं है। इस तरह से बच्चों ये हमारा रूसी क्रांति का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।